आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी 22 जनवरी को होने जा रहे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बात की पुष्टि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि लालकृष्ण आडवाणी 22 जनवरी को समारोह में शामिल होंगे और इस दौरान उन्हें सभी जरूरी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बता दें कि इससे पहले खबर सामने आई थी कि आडवाणी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है, लेकिन साथ ही उनकी सेहत का हवाला देते हुए यह कहा गया था कि वह इस कार्यक्रम में शामिल ना हों। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को ईडी द्वारा समन जारी किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह समन जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए जारी किया गया है। जांच एजेंसी ने उन्हें आज 11 जनवरी गुरुवार को श्रीनगर स्थित कार्यालय में पेश होने को कहा है। बता दें कि ईडी ने इस मामले में साल 2022 में फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ एक आरोप पत्र भी दाखिल किया था। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सियासी गलियारों में हलचल जारी है। इस बीच खबर है कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल टीडीपी के लोकसभा सांसद केसीनेनी श्रीनिवास ने बुधवार को पार्टी और संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि मैंने विजयवाड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से अपनी सदस्यता से अपना इस्तीफा स्पीकर को ईमेल के जरिए सौंप दिया है। मैंने उनसे तत्काल प्रभाव से इस्तीफा स्वीकार करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही इस्तीफा दिए जाने के बाद श्रीनिवास ने वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात की। इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर शेयर की हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि श्रीनिवास आगामी चुनाव से पहले वाईएसआर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बांग्लादेश में हिंसक घटना और विपक्ष के बहिष्कार के बीच संपन्न हुए चुनाव में अवामी लीग पार्टी ने जीत हासिल की और इसी के साथ पार्टी प्रमुख शेख हसीना 5वीं बार प्रधानमंत्री बन गई हैं। आज गुरुवार 11 जनवरी को वह प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगी। वहीं इससे पहले कल बुधवार को शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार ने अपनी 36 सदस्यीय कैबिनेट की घोषणा की। बांग्लादेश के कैबिनेट सचिव महबूब हुसैन ने मीडिया को बताया कि नई कैबिनेट आज गुरुवार को शपथ लेगी, जिसमें 36 सदस्य होंगे। इसमें 25 कैबिनेट मंत्री और 11 राज्य मंत्री शामिल हैं। हिट एंड रन कानून के मामले में सरकार द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद भी अभी मामला शांत नहीं हुआ है। इसी कड़ी में कल बुधवार को छत्तीसगढ़ में भी ट्रक और बस ड्राइवरों ने हिट एंड रन कानून के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी। हालांकि यह हड़ताल फिलहाल के लिए स्थगित कर दी गई है। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के अध्यक्ष प्रीतम सेन ने कहा कि सरकार से आश्वासन के बाद ये फैसला किया गया है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हिट एंड रन कानून के नए प्रावधानों के संबंध में फैलाई जा रही अफवाहों से बचने की अपील की है। सीएमओ की ओर से एक्स पर कहा गया है कि कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर फेक पत्र के माध्यम से फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी पर विश्वास ना करें। इस कानून के नए प्रावधान लागू करने से पहले अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस से विचार विमर्श किया जाएगा और उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने के विवादास्पद मुद्दे पर कल बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले पर सुनवाई कर रही सीजेआई की अध्यक्षता वाली 7 जजों की बेंच ने कहा कि केवल यह तथ्य कि किसी शैक्षणिक संस्थान के प्रशासन का कुछ हिस्सा गैर अल्पसंख्यक अधिकारियों की ओर से भी देखा जाता है, जो संस्थान में अपनी सेवा या उसके साथ अपने जुड़ाव के चलते पक्ष रखने का प्रतिनिधित्व रखते हैं, इसकी अल्पसंख्यक महत्ता को कम नहीं करता है। बेंच ने रेखांकित किया कि संविधान का अनुच्छेद 30 कहता है कि प्रत्येक अल्पसंख्यक, चाहे वह धार्मिक हो या भाषाई, को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का और उनका प्रशासन देखने का अधिकार होगा। वहीं केंद्र की ओर से दी गई लिखित दलीलों में कहा गया है कि विश्वविद्यालय हमेशा से, यहाँ तक कि आज़ादी के पहले के कालखंड में भी, राष्ट्रीय महत्व का संस्थान रहा है। कोई भी विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकता। कांग्रेस के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से इनकार करने पर पार्टी के ही एक वरिष्ठ नेता ने आपत्ति जताई है। गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पार्टी महासचिव जयराम रमेश को टैग करते हुए लिखा कि भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं। यह देशवासियों की आस्था और विश्वास का विषय है। पार्टी को ऐसे राजनीतिक निर्णय लेने से दूर रहना चाहिए था। वहीं एक अन्य कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि श्री राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और आत्मघाती फैसला है। इस फैसले से आज दिल टूट गया।
आपको बता दें कि निमंत्रण अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि यह भाजपा का राजनीतिकरण प्रोजेक्ट है। धर्म एक व्यक्तिगत मामला है, लेकिन भाजपा और संघ ने अयोध्या में राजनीति परियोजना बनाई है। भाजपा और आरएसएस के नेता अधूरे मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं और यह सब सिर्फ चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से इनकार करने के फैसले का कर्नाटक कांग्रेस ने बचाव किया है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि हम सभी हिंदू हैं, मैं हिंदू हूँ, मैं राम भक्त हूँ, हनुमान भक्त हूँ, हम सभी यहाँ से प्रार्थना करते हैं, राम हमारे दिल में है। उन्होंने कहा कि हमारे दिल में राजनीतिकरण के लिए कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि कर्नाटक में राम मंदिर अभिषेक का जश्न मन रहा है। महाराष्ट्र में शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता मामले में फैसला आ चुका है। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट के पक्ष में फैसला सुनाया है। वहीं स्पीकर के इस फैसले को लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि आदेश जिस बुनियाद पर खड़ा है वह गलत है। यह लोकतंत्र की हत्या और सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। उन्होंने कहा कि ना तो शीर्ष अदालत और न ही लोग इस फैसले को स्वीकार करेंगे। ठाकरे ने आगे कहा कि उनकी पार्टी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और इस बात की भी जांच करेगी कि क्या विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की जा सकती है। उन्होंने कहा कि वह शीर्ष अदालत से अनुरोध करेंगे कि वह चुनाव से पहले इस मामले पर अपना फैसला दें। बता दें कि विधानसभा स्पीकर नार्वेकर ने कल बुधवार को सदन में सुनाए गए अपने फैसले में कहा था कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। एकनाथ शिंदे के पास 55 में से 37 विधायक हैं। ऐसे में शिंदे गुट के सभी विधायकों की सदस्यता बरकरार रहेगी और इसी के साथ एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के बाद शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि ये बीजेपी का षड्यंत्र था। उन्होंने कहा कि ये उनका सपना था कि हम एक दिन बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को खत्म कर देंगे, लेकिन शिवसेना इस फैसले से खत्म नहीं होगी, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वहीं पार्टी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि स्पीकर के फैसले पर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बचपन से हम सुनते आए हैं कि जो होता है मंजूर खुदा होता है। क्योंकि हम गणतंत्र हैं, इसलिए यहाँ जो होता है वो संविधान से होता है, लेकिन 2014 से एक नई परंपरा शुरू हुई है। जो होता है वो मंजूर अमित शाह और नरेंद्र मोदी होता है। लाल सागर में व्यापारी और वाणिज्यिक जहाजों पर यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा किए जा रहे हमलों की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने निंदा की है और इस सिलसिले में कल बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उन्हें तत्काल रोकने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। अमेरिका और जापान की ओर से प्रस्तावित इस प्रस्ताव में कहा गया है कि लगभग 2 दर्जन हूती हमलों ने वैश्विक व्यापार में बाधा डाली है, जिसके चलते संचालन के अधिकारों और स्वतंत्रता के साथ साथ क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को हानि पहुंची है। साथ ही इस प्रस्ताव में हूती विद्रोहियों द्वारा कब्जे में लिए गए एक जहाज को छोड़ने की भी मांग की गई है। बता दें कि प्रस्ताव के पक्ष में 11-0 से मतदान हुआ। इस दौरान सुरक्षा परिषद के 4 सदस्य अनुपस्थित रहे, जिनमें रूस, चीन, अल्जीरिया और मोजाम्बिक शामिल है। गौरतलब है कि इजराइल और हमास में बीते 3 महीनों से जारी युद्ध के बीच यमन के हूती विद्रोही गजावासियों के समर्थन में एकजुटता दिखाने के लिए लाल सागर में जहाजों को निशाना बना रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक इजराइल युद्ध खत्म नहीं करता, जहाजों पर हमले जारी रहेंगे। भारत से जारी विवाद के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन की 5 दिवसीय राजनयिक यात्रा पर हैं। इस दौरान कल बुधवार को उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच पर्यटन सहयोग सहित 20 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस बात की जानकारी मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा एक्स पर दी गई। वहीं बैठक को लेकर मुइज्जू ने कहा कि वह चीन में अपने पहले आधिकारिक दौरे को लेकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं और उन्हें खुशी है कि वो चीन के लिए इस साल के पहले विदेशी राजनीतिक मेहमान हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच जिन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं उसमें टूरिज्म कॉपरेशन, ब्लू इकोनॉमी, आपदा प्रबंधन, डिजिटल अर्थव्यवस्था में निवेश को मजबूत करना शामिल है। इसके साथ ही चीन मालदीव को अनुदान सहायता भी देगा, लेकिन वो रकम कितनी होगी इसकी जानकारी नहीं दी गई है। बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति की यह यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब भारत से लक्षद्वीप बनाम मालदीव विवाद के बीच मालदीव के पर्यटन को बड़ा झटका लगा है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण कल बुधवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी दिया गया।
निमंत्रण मिलने के बाद एक वीडियो जारी कर मोहन भागवत ने कहा कि मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे भव्य समारोह पर वहां प्रत्यक्ष उपस्थिति दर्ज करने का अवसर मिला है। भगवान श्री राम का मंदिर एक पूजा की और अपने आराध्य श्री राम की दृष्टि से केवल एक प्रसंग नहीं है, बल्कि इस देश की जो मर्यादा और पवित्रता है उसकी स्थापना पक्की होने का यह प्रसंग है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण देश में भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है। हम स्वतंत्र हुए तो स्वतंत्रता में जो स्व है वो हमारी मर्यादा है। स्व के कारण हमारा जीवन पवित्र है और उसकी वजह से दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा है। गणतंत्र दिवस परेड में कई राज्यों की झांकियों को अस्वीकार किए जाने के बाद पंजाब और कर्नाटक सहित कई विपक्ष शासित राज्यों ने झांकियों की चयन प्रक्रिया को लेकर केंद्र की आलोचना की है। वहीं इस बीच खबर है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक समझौता ज्ञापन के तहत कर्तव्य पथ पर अगले 3 गणतंत्र दिवस समारोह में झांकियां प्रदर्शित करने का समान अवसर मिलेगा। इस बात की जानकारी एक आधिकारिक सूत्र द्वारा कल बुधवार को दी गई। खबरों के मुताबिक यह फैसला राज्यों और रक्षा मंत्रालय के बीच हुए परामर्श के बाद लिया गया है। सूत्रों के अनुसार अब तक कर्नाटक सहित 28 राज्य इस 3 साल की योजना वाले MOU पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। स्टॉक मार्केट आज गुरुवार 11 जनवरी को पॉजिटिव नोट पर खुली है, जहां निफ्टी 80 अंक उछलकर 21,700 के पास ट्रेड कर रहा है, तो वहीं सेंसेक्स 300 अंक ऊपर 71,900 के पार पहुंच गया है। बता दें कि इससे पहले बुधवार को सेंसेक्स 271 अंक चढ़कर 71,657 पर बंद हुआ था। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी 47,550 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।